यस सर। बहुत अच्छे। तो एक बार रिपीट करते हैं फिर इससे आगे का देखें। हमने इसमें 5 चीजों में डिवाइड करा है इस चैप्टर को, न्यूमेरिकल, साइन कन्वेंशन, लेंस, मिरर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑप्टिकल डेंसिटी, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो शुरुआत करते हैं हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से। हालांकि एनसीईआरटी में थोड़ा ऑर्डर चेंज है, लेकिन यहीं से पढ़ना बेटर होगा आपके लिए। कुछ एग्जाम्पल है जो आप देखते हो, पानी में किसी चीज की छाया पड़ रही है तो वो दिखेगा बिल्कुल। ठीक है, ये मंकी बैठा हुआ है, इसको अपने आप को ही कूद रहा है बार बार कि उधर से कोई और आ गया कमरे में। ठीक है, तो ये सारे के सारे रिफ्लेक्ट होने के रिफ्लेक्शन एग्जाम्पल्स हैं। बेसिकली होता क्या है कि लाइट आती है और पॉलिश्ड सरफेस पे या ओपेक सरफेस करा के वापस चली जाती है। ठीक है, इस यही है रिफ्लेक्शन का। तो डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी आपको, फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक। ये आपको याद होनी है भाई, साथ साथ में याद करते रहना ताकि एग्जाम में आप इंजॉय करो, फिर एग्जाम आपके लिए हेडेक ना हो। और आपको पैटर्न तो मैंने समझाया, नवंबर दिसंबर में आपके एग्जाम होने हैं। यस सर। अब सिलेबस आपका आज या कल 1-2 दिन में आ ही जाएगा, 1 हफ्ते 10 दिन में। तो इससे भले ही सिलेबस कोई बुक से बाहर से थोड़ा ही, जब भी आए तो आपको बर्डन ना दो, बस ये है हमारा इंटेंट, एग्जाम बर्डन निकालना पूर्ण है। क्लासरूम में आपको आनंद आए बैठ के कि वाह अभी मेहनत को वसूल करने का टाइम है, अब आराम से पेपर हो रहा है, पेन रुके न चलता हुआ। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है? द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट इज इंसिडेंट ऑन पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, या ओपेक भी कर सकते हो इसी चीज पे, या ओपेक सरफेस। फिर बाद इस कैविटी को समझाया कि ये लाइट, तो यहाँ से लाइट आती है और लाइट टकराने के बाद निकल जाती है। ठीक है, और को कहते हैं नॉर्मल, जहां से हमने एंगल को उसको बोला जाएगा नॉर्मल। ठीक है भाई, एंगल बना और क्या निकला वो सेम है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम है। ठीक है, 30-30, इतनी सी बात है। फिर डेफिनेशन हमने पढ़ ली। प्रेरित आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आवाज आ रही है। बेटा आपने कल वाले लेक्चर देख लिया? हाँ सर, साइंस का लेक्चर देख लिया मैंने। गुड, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एक बार रिवीजन कर रहे, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने 2 बातें सीखी थी। पहली तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन का जो एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल, ये तीनों होते हैं लाई ऑन अ सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, अभी इस लाइन, इसका मतलब होपफुली समझ चुके होंगे कि सेम प्लेन का क्या मतलब है। प्रेरित एक्सप्लेन करना एक बार, ये जो सेम प्लेन लिखा है, सेम प्लेन का क्या मतलब है? क्या सर? सेम प्लेन वर्ड लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल लाई द सेम प्लेन। इसको ऐसे समझो, आपने बॉल, एक टेनिस की बॉल है खेलने वाली, ऐसे आप यहाँ हो, ठीक है, आप उसको उसको कर रहे हो बार 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 बार, तो आपने यहाँ से उसको अड़ के ऐसे मार दिया तो वो ऐसी तो निकलेगी ना भाई। आपने एक डायरेक्शन से फेंक दिया, मान लो आप नॉर्थ से थे उसको, ठीक है, ऐसा समझ लो, ये ज्यादा अच्छा समझ आएगा। ये नॉर्थ है, ये हो गया आपका वेस्ट, ईस्ट और आप नॉर्थ में खड़े हो, आपने उसको वेस्ट की तरफ मुड़ के तेजी से फेंक दिया, या आप बॉलिंग कर रहे हो, मान लो कि मैच चल रहा है ना, ये और अच्छा समझ आओ। ये क्रिकेट का मिल रहा है, ये पीछे और यहाँ पे बैठना है, ये बी लिख दिया हमने,
और यहाँ से आप भागते हैं, आपने रनअप लिया पूरा, ठीक है, और पे एक आपका फील्डर लगा हुआ है और एक फील्डर यहाँ है, पीछे विकेट होगा, तो आप नहीं करिए, यहाँ पे बाउंस करा, ठीक है, बॉल जाएगी कहाँ, सीधी तो जाएगी ना भाई, ठीक है, थोड़ा बहुत आपकी स्विंग भी कर सकती है, आप ज्यादा टिकल बॉलर हो तो स्विंग भी कर सकती है, स्पिन सकती है, जाएगी तो सीधी ना, बाउंस लग के इसके थोड़ा ही लग जाएगी, या बाउंस इसके थोड़ा ही लग जाएगी, या बाउंस लेके अपने पास थोड़ा ही आ जाएगी, या बाउंस लेके ऊपर थोड़ा ही उड़ जाएगी वो, ठीक है भाई। तो इसी को कहते हैं सेम प्लेन। इसको समझो कि एक बॉल है, यहां से टप्पा लिया इसने, यहाँ पे बाउंस लिया और ऐसे निकलेगी, ये कभी भी सामने नहीं आएगी, ऊपर नहीं जाएगी, धीरे निकल जाएगी नीचे, ठीक, इसका ये मतलब है। बच्चे रटते एंगल, रिफ्लेक्शन, नॉर्मल, आर इन द सेम प्लेन, आर इन द सेम प्लेन, मतलब समझो चीज का, द एंगल ऑफ लाइट इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी इक्वल टू आर। तो ये दो नियम है, दो लॉ रिफ्लेक्शन के, ठीक है, गुड। फिर मैंने बताया था आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। रेगुलर का मतलब जब जिस सरफेस पे वो बाउंस करती है वो बिल्कुल प्लेन रहे, बिल्कुल स्मूथ रहे, उसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जितनी भी इंसिडेंट रे हैं वो सारी एक दूसरे के, सारी की सारी एक दूसरे के पैरेलल हैं, और जो रिफ्लेक्शन वाली है वो है। तो ये कैसे संभव हुआ, ये हुआ सिर्फ रेगुलर सरफेस पे, और अगर वो जिगजैग में हो तो नहीं होगा भाई, तब पैरेलल तो नहीं होंगी। देखो जो रिफ्लेक्शन वाली है, इंसिडेंट तो भले ही पैरेलल हो जाएंगे, लेकिन जो रिफ्लेक्शन वाली है तो कभी इधर निकलेंगी भाई, उनको तो एंगल बनाना है ना अपना। मान लो ये सेकंड वाली रे, आप ध्यान दो, ये यहाँ पर इसका नॉर्मल कहाँ होगा, नॉर्मल यहाँ होगा, तो रिफ्लेक्ट वाली रे तो निकलेगी, तो ये तो अपने हिसाब से निकलेगी ना, अपने एंगल को इक्वल करती हुई। जैसे मान लो ये था, इस केस में ये एंगल, ये इंसिडेंट वाले और यहाँ पे नॉर्मल है, इसने बनाया 30 डिग्री, तो वो तो ऐसे निकलेगी ना कि नॉर्थ से 30 डिग्री पे, यानी कि यहीं से जाना होगा। एक्सक्यूज हाँ जी सर, आपका आवाज थोड़ा कट रहा है। आवाज हो रहा है, अभी ठीक करता हूँ। हाँ सर। अब ठीक है बच्चों, यस ठीक है। देखो तो ये हो गया हमारा रेगुलर और इरेगुलर, ठीक है। फिर आया रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में सबसे पहले लाइफ के एग्जांपल तो समझो रिफ्रैक्शन होता ही क्या है, आपको बुक्स तक नहीं सिर्फ ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, डेली लाइफ से कनेक्ट करके। अब क्या होता है, ये पानी है और ये मछुआरा है, ठीक है, मछली पकड़ रहा है, तो इसने एक नुकीला लिया हुआ है अस्त्र अपने पास, ये इसका वेपन है। अब मछली एक्चुअल में कहाँ पे है, वो यहाँ है, ठीक है, तो दिखती उसको कहाँ है, वो यहाँ दिखती है, ठीक है। रीजन क्या है इसका, अब मछुआरे को रिफ्रैक्शन थोड़ा ही पता है, अब हम रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं, तो मछुआरा स्कूल में तो गया नहीं, या उसकी कोई क्लास तो चली नहीं कि उसको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्टा हो, उसको ऐसा लगता है कि जहां इमेज बन रही है वहीं पे होगी एक्चुअल में, तो वो डंडा यहाँ पे मारता है, लेकिन वो मरती नहीं उससे, एक्चुअल में तो यहाँ होती है। तो होता क्या है कि लाइट रे बैंड हो जाती है, ठीक है, जो यहाँ से लाइट रे निकली वो ऐसे जाने की बजाय बैंड हो जाएगी थोड़ी सी, तो इस बेंडिंग को ही तो रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे और एग्जांपल है, आप अपने पेन को पानी में डुबा दो, ठीक है, तो वो आपको ऐसा दिखेगा, जैसे ये सेकंड वाली इमेज शायद थोड़ी सी लाइटर है, ठीक है, जैसे पानी है यहाँ पे, पानी में डुबो दो तो टूटी हुई सी दिखेगी वो, कि जैसे टूट रही हो, ऐसा दिखाई देगी। थर्ड वाला एग्जांपल, ये सूरज है,
ठीक है, अलग अलग मीडियम होते हैं पृथ्वी के चारों तरफ, अलग अलग मीडियम होते हैं। तो ये एक्चुअल में होता यहाँ है और दिखाई यहाँ देता है। ठीक है, इसका कारण क्या है? इसका भी कारण रिफ्रैक्शन ही है। अब क्यों होता है ऐसा, वही तो पढ़ने वाले हैं आगे। रिफ्रैक्शन, सबसे पहले डेफिनेशन, द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ अ रे ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम आती है, देखो पृथ्वी के चारों तरफ, अर्थ के अराउंड में जो कई बार एयर होती है, कई बार दूसरी टाइप की एयर होती है, तो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, यानी कि अलग अलग मीडियम होते हैं। तो उस मीडियम में जब लाइट चलेगी तो बेंड हो जाएगी, तो इसलिए ये होता यहाँ पे, एक्चुअल में दिखता यहाँ पे है। ठीक है, जैसे सेकंड वाले एग्जांपल में देखो, जो पेंसिल है वो एयर टू वाटर आती है, ठीक है, और यहाँ पे भी एयर टू वाटर है। अब यहाँ अलग अलग टाइप के हैं, तो इसलिए चेंज होता है। नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ से लाइट सोर्स से आपका इंसिडेंट रे आती है, और उस इंसिडेंट एंगल को कहाँ से मेजर करा जाता है? ये वही नॉर्मल है जो पहले वाले में था, नॉर्मल। बस अब टकरा के वापस नहीं आया, अब निकल गया, क्योंकि सरफेस ओपेक या पॉलिश्ड नहीं है। ठीक है, सरफेस जो है आपकी ओपेक या पॉलिश्ड नहीं है। और ये जो एंगल बनेगा, इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन। ठीक है भाई, और ये दोनों बराबर नहीं होते। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं होते, और अगर बराबर होते तो उसके लिए तो ऐसा होता ना, ऐसा होता, फिर तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर हो जाते। तो ये बराबर नहीं होते। ठीक है, ये इसका डायग्राम है। अब इसके दो रूल्स हैं। पहला रूल तो वही है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन होते हैं। ठीक है, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, और एक ही प्लेन वाली बात को बॉलिंग से समझना है आपको। आपने क्रिकेट की एक बॉल थ्रो करी, तो वो बाउंस लग के ऊपर तो जाएगी नहीं आसमान में, ना धरती में गड़ जाएगी, ना साइड वाले फील्डर को लगेगी, ना ऑफ में जाएगी। ठीक है, नॉर्मली सीधी तो जाती है ना, एक ही प्लेन में है जी। दो रूल है, एक रूल तो हो गया, दूसरा है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन है, उसका पता कैसे चला। तो बात समझ आई हमें कि लाइट रे बेंड हो रही है, एंगल आई आर के बराबर नहीं है। तो हमने क्या करा, आई और आर जो एंगल थे उसके एक्सपेरिमेंट करे गए कि I1 और R1 को अलग अलग मीडियम में नोट करा गया, फिर I2 और R2 को अलग अलग मीडियम में नोट करा गया, I3 और R3 को, I4 और R4 को, इस तरीके से अलग अलग मीडियम में इनको मेजर करा गया, इनको नोट करा गया, और ये पाया गया कि ये सेम है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए ये सेम है, ऐसा नहीं कि सबके लिए। ग्लास में भी जाए, कई बार ऐसा होता है कि जो पारा होता है ना आपके पेन वगैरह में भरा होता है, उसमें भी जाता है, तो वो अलग अलग मीडियम में चलता है। तो एक दो मीडियम के लिए पर्टिकुलरली नोट करा गया कि भाई ये I1 और R1 जो है उनका अगर साइन के साथ में लिया जाए, जैसे साइन I1 और साइन R1 को लिया जाए, तो वो क्या होंगे, बराबर आ रहे हैं। ठीक है, जैसे 1.33 आ गया पहले वाले का, तो दूसरे वाले का भी साइन I2 अपॉन साइन R2 ये भी 1.33 ही है, तो ऐसे बराबर आया। ठीक है, ये हमने कल एक्सप्लेन कर दिया था। तो एयर टू ग्लास में जब पहुंचा, ये वाला दूसरे वाला एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, ये ग्लास का आपका पूरा बना हुआ है पैकेज, एयर यहाँ से आती है इस तरीके से, फिर निकल जाती है। ठीक है भाई, तो ये ऑब्जर्व करा गया कि भाई साइन I1 R1 बराबर है इनका रेशियो, तो ये स्नेल्स का रूल आ गया। ये ऑब्जर्व किसने करा? साइंटिस्ट का नाम था स्नेल, इसने ऑब्जर्व करा, उसने अपने ही नाम से इसका नाम रख दिया स्नेल्स लॉ या स्नेल्स रूल। साइन I अपॉन साइन R इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, और ये कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम n21 से, और n21 का क्या रहस्य है? ठीक है, n21 का क्या रहस्य है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, मीडियम्स का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, और किसका है ये सेकंड वाले मीडियम का है, किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट वाले के रिस्पेक्ट में। तो n21 2 वाले को ध्यान देना, यानी सेकंड वाले मीडियम का। अगर ऐसे लिखा हुआ है ना एयर टू ग्लास,
तो इसका और n21 की वैल्यू आपको दे रखी है, तो इसका मतलब वो ग्लास वाले का रिफ्रैक्टिव दिया हुआ है। बताओ यहाँ तक समझ आई क्या बात? यस सर। गुड। चलो ये वाला इमेज देखता ही है, इसको डिलीट कर देते हैं। हाँ, अब उसके बाद हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ढूंढते हैं इसमें। रिफ्लेक्शन हमने कर लिया पूरा, बुक से भी ज्यादा पढ़ ली चीजें हमने, ठीक है। ये स्नेल्स का रूल था जो अभी हमने कंप्लीट करा, स्नेल्स लॉ। और एक चीज और है बच्चों, एंगल आई हमेशा 90 से 0 से बड़ा, 90 से छोटा होगा, ये भी ध्यान रखना है। अब इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ध्यान से देखो, एक एक लाइन को। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपको पता है? इससे पहले कुछ पढ़ा हुआ है इसके बारे में? सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होता है, ठीक है। जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा था ना कि रो की वैल्यू अलग अलग थी, एक मटेरियल के लिए अलग थी, दूसरे मटेरियल के लिए रेसिस्टिविटी अलग थी, ठीक है। तो ऐसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक टेबल है जो आपको लर्न करनी है। अभी उसके बारे में कुछ चीज सीखेंगे हम। देखो, इंटरेस्ट के तौर पे सीखना हर एक चीज को। You have already studied that a ray of light that travel oblique from one transparent medium to another will change its direction in the second medium. बिल्कुल भाई, बेंड होती है, बेंडिंग होती है उसमें। The extent of the change in direction that take place in a given pair of media, मीडिया का मतलब वो टीवी वाली मीडिया नहीं है, मीडियम का प्लूरल फॉर्म, ठीक है। अगर दो की एक साथ में बात करी जाए तो वहां पे मीडिया यूज होता है। एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द कांस्टेंट अपीयरिंग ऑन राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन, ठीक है जी। ये राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट लिखा हुआ है, इन्होंने कहा कि यही तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो मैंने आपको पहले बता दिया। आगे बढ़ते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी लिंक्ड टू एन इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी to relative the speed of propagation of light in different media। अलग अलग मीडियम में लाइट जो ट्रेवल करती है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बिहाफ पे ही करती है, ठीक है। इट टर्न्स आउट दैट लाइट प्रोपगेट विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडिया। ओके, लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन वैक्यूम। ये आ गया जनरल नॉलेज का क्वेश्चन। से कोई पूछे कि लाइट सबसे फास्ट किस में चलती है, तो वो हो गया वैक्यूम, ठीक है। तो उसकी स्पीड क्या होती है, जनरल नॉलेज है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन एयर द स्पीड ऑफ लाइट ओनली मार्जिनली लेस कंपेयर टू द वैक्यूम, थोड़ी सी इसके आसपास होती है। इट रिड्यूस्ड कंसिडरेबल इन ग्लास और वाटर में और कम हो जाएगी, ठीक है ना। रेस्ट्रिक्शन लग जाएंगे ना भाई, वैक्यूम में तो कुछ भी नहीं है। वैक्यूम ऐसा होता है कि ऐसे समझो कि एक बच्चा है और वो है घर में अकेला, ठीक है, मम्मी पापा है नहीं घर पर, तो सामने क्या है? टीवी, और हाथ में क्या है? फोन। अब वो उसका करेगा मिसयूज, अगर संस्कार ठीक नहीं होंगे तो, ठीक है। और वो अपने दोस्तों को बुलाएगा, पार्टी करेंगे, मजे लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये है वैक्यूम, ठीक है बच्चों, ये वैक्यूम है। फिर दूसरी कंडीशन है, यही वाला बच्चा है शरारती, अब भी घर में कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन बाहर कोई दादी या दादा इस तरीके से बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वो देख रहे हैं कि एक्टिविटी ऐसा ना हो कि बाहर से कोई ना आए, तो वो बाहर की एक्टिविटी तो देख लेंगे, लेकिन और तो वो फोन ही चलाएगा, बैठ के टीवी देखेगा। तो ये हो गया एयर। अब शरारतें तो करेगा वो, लेकिन थोड़ी सी कम स्पीड से करेगा, ठीक है। लेकिन अब आगे तीसरी कंडीशन, अब वो वाटर है, बॉडी कंडीशन को लेते हैं।
ठीक है, वाटर वाली कंडीशन को लेते हैं। अब टीवी है उसके पास, फोन है, बट घर पे कौन है? बाहर तो दादाजी हैं, वो तो बैठे हुए हैं। घर पे कौन है? मम्मी है। ठीक है, अब मम्मी को इतनी गोली तो दे नहीं सकते, ठीक, तो क्या होगा, शरारतें और ज्यादा कम हो जाएंगी। अब परमिशन लेगा कि मम्मी मैं टीवी देख लूं आधा घंटा, थोड़ी देर में फोन चला लूं, ठीक, तो यहाँ पे स्पीड जो है और कम हो जाएगी। अब क्या होगा, अब फाइनली एंट्री होती है फादर साहब की, यानी कि ये ग्लास वाली कंडीशन। अब दादाजी बाहर बैठे हुए हैं, माता जी पिताजी अंदर हैं, वो देख रहे हैं आपको। अब टीवी भी बंद, फोन हाथ में आ गया तो पिटाई ही होगी। ठीक है, तो शरारतें बिल्कुल कम। हालांकि वो चाहेंगे तो आपको घुमाने फिराने ले जाएंगे, लेकिन आपकी मर्जी से नहीं चलेगा आप काम। ठीक है भाई, तो यहाँ क्या हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा इस एक्सपेरिमेंट से। यस सर। सबसे ज्यादा जब कोई नहीं होगा यानी वैक्यूम, उसके बाद एयर में थोड़ी सी उससे कम होती है, फिर वाटर में कम हो जाती है, और ग्लास में सबसे कम। तो इस तरीके से चलता है कार्यक्रम। The value of refractive index for a given pair of media depend upon the speed of light in two media as given below. Consider a ray of light traveling from medium 1 to 2 shown in figure. तो देखो इस फिगर में क्या दिया हुआ है। जी, let v1 be the speed of light in medium। पहले वाले में स्पीड है जो लाइट की वो v1 है मान लिया, ठीक है भाई, v1 मान लिया। और दूसरे वाले में क्या है, स्पीड v2 है, दूसरे वाले में v2 है, मीडियम 2 में। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1 is given by the ratio of the speed of light in the medium 1 and speed of light in medium 2. This usually represent by the symbol n21। मैंने अभी आपको बताया था कि n21 पे किस चीज का फोकस करना है आपको, वो सेकंड वाले मीडियम की है, ठीक है, फर्स्ट के रेस्पेक्ट में। तो n21 क्या हो जाएगा, n21 इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। n21 इस ऑर्डर को ध्यान रखना आप, जैसे n1 देखो, बट द सेम आर्गुमेंट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज रिप्रेजेंटेड बाय, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सही बात है भाई, अगर n21 की बात करी जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड वाले का होगा, ये तो लिखा हुआ है कि ये विवाद है, यहाँ पे आर्गुमेंट है। अगर आप स्पीड की बात करोगे, अगर आप स्पीड की बात करोगे तो इस तरीके से होगी, लेकिन अगर n21 के रिफ्रैक्टिव की बात करोगे तो n21 रिप्रेजेंट करेगा सेकंड वाले के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, और स्पीड में दोनों का रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो आ जाएगा v1 v2। अगर दूसरे वाले की बात करें n12 की, तो स्पीड ऑफ लाइट इन v2, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, तो v2 अपॉन v1 आ गया, इतना हो गया। इफ मीडियम 1 इज वैक्यूम और एयर, अगर हमारा पहले वाला मीडियम वैक्यूम और एयर है, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज कंसिडर्ड विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, दिस कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ बच्चों, फिर अगर हाँ n21 अगर फर्स्ट वाला मीडियम वैक्यूम और एयर होगा तो, ठीक है, अगर वैक्यूम के रेस्पेक्ट में निकालेंगे किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वो होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी उसमें एरर्स नहीं आएंगे, वो बिल्कुल परफेक्ट होगा अगर हम वैक्यूम के हिसाब से निकालेंगे या एयर के हिसाब से निकालेंगे तो, ठीक है ना। और उसको रिप्रेजेंट करा जाता है n2 से, क्योंकि पहले वाले का तो होता ही बहुत कम वैल्यू होती है, तो इसलिए बस n2 ही लिख के छोड़ देते हैं अगर पहले वाला एयर या वैक्यूम है तो, अगर नहीं है तो फिर उसको दूसरी कंडीशन से करेंगे, ठीक है ना। इफ स्पीड ऑफ, इफ c इज द स्पीड ऑफ लाइट, अभी रिपीट भी करूंगा मैं क्या बात मैंने बताई,
c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, v इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज nm, क्योंकि एयर है तो हमने वो 1 2 नहीं लिखा, बाद में डायरेक्ट nm कर दिया। nm इक्वल्स टू क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट एयर, सही बात है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इक्वल्स टू c अपॉन v। तो ये याद रखना है आपको, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज सिंपली कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बस उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेवरल मीडियम इन गिवन टेबल, अलग अलग मीडियम में आपको दिया हुआ है, कुछ ही याद रखने हैं, सारे नहीं याद रखने, ठीक है। जैसे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों 1.33, फिर उसके बाद दिस मीन्स, अब क्या मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होने का क्या मतलब है, दिस मीन दैट द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, पहले क्या है एयर, भाई पहले तो एयर से आया ना, एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, भाई ध्यान रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लिखा हुआ है n/1 तो इसका मतलब है सेकंड वाले के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करिए, और वो इक्वल किसके होगा, इक्वल होगा v1 अपॉन, यानी पहले वाले मीडियम में स्पीड अपॉन दूसरे वाले मीडियम में स्पीड 1.33। सिमिलरली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास, क्राउन ग्लास का क्या होगा n 1.52, और ये ng दिया हुआ है, इसका मतलब पहले वाला मीडियम एयर या वैक्यूम रहा होगा जब ये मेजर करो तो, ठीक है। अब ये डेटा आपका आगे दिया हुआ है पूरा का पूरा, एयर का कितना है, देखो आपको कौन सा ध्यान रखना है यहाँ पे, आपको ये वाला याद रखना है, जैसे वाटर है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, आइस का ध्यान रखना है 1.31, ठीक है, जो सबसे यूज होते हैं। ग्लास के क्वेश्चन है आपके पास, डेरिवेशन भी है, तो 1.52, और इसमें क्या आएगा, एयर का भी याद रखना भाई, एयर का भी इंपॉर्टेंट है 1.003, बाकी सिचुएशन के हिसाब से होंगे, ठीक है, बहुत कम यूज होते हैं। तो एक बार लिख के देखो और बताओ मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपको क्या समझ आया। पूरी समरी करो, इसकी समराइज कर लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, प्रेरित, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताया मैंने, यस सर। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। जो जो जैसे जब लाइट कोई सरफेस को पड़ती है ना, तो डायरेक्टली हाँ जब दूसरे एंगल को चेंज कर देती है ना, उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। जी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो होता है जब पहले वाले मीडियम से जब एंट्री कर रहे हैं ना दूसरे वाले मीडियम में, तो पहले वाला मीडियम, फर्स्ट मीडियम एयर या वैक्यूम, इन दोनों में से कोई एक हो, तब उसको कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है बच्चों। और आपको ये टेबल लर्न करनी है जो ऊपर लिखी हुई, और ज्यादा इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। एक ये फॉर्मूला याद रख लेना कि यहाँ पे जो स्पीड दे रखी है ना वो किस तरीके से होती है, n21 अगर आपको दिया हो तो v1 और v2 कैसे काम करेंगे, यानी पहले वाले की ऊपर आएगी, दूसरे वाले की स्पीड नीचे आएगी, बस इतना ध्यान रखना है। और आपका काम है आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, और रे ऑफ, ये सारे अपनी लैंग्वेज में आपको लिखने हैं, कुछ न्यूमेरिकल है कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। इनसे आपको टेस्ट हो जाएगा कि अब तक जो आपने पढ़ा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसमें कितना यूजफुल है, कितना आपको समझ आया, ठीक है। और आपको नोट्स भी सबमिट करने हैं डेली टू डेली। ये जो काम आपने करा है अब तक जो इसमें हुआ, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो आप करके भेजोगे, ठीक है भाई। जितनी तेजी से आप काम को करके भेजोगे ना उतनी स्पीड से आपका सिलेबस होगा। आप चाहोगे 2 दिन में लाइट खत्म होनी है, 2 ही दिन में हो जाएगी, लेकिन डिले मत करो काम को किसी भी वजह से, ठीक है भाई।
यश आवाज आ रही है? Yes. यश आवाज आ रही है? Yes, sir. ठीक है, देखो यहाँ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, थोड़ी सी बातें बची हुई हैं इसमें बस, इस वगैरह, और बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे इसको टेक्निकली। ठीक है भाई, तो इसको करो प्रेरित और Yes, करके sir. भेजो मुझे, और अपना मैथमेटिक्स का पेपर ग्रुप में पोस्ट कर देना भाई। ठीक है, हाँ सर। ओके भाई।